ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ राहु के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। 30 अक्टूबर को राहु मेष राशि से गोचर करके मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं और अब ये मीन राशि में ही गोचर जो है वो करेंगे अगले 18 महीनों तक। मई 2025 में इनका पुनः गोचर होगा कुंभ राशि में मीन से। राहु और केतु की जो गति होती है वक्री होती है, अर्थात हमेशा उल्टी दिशा में भ्रमण करते हैं। राहु की कोई दृष्टि नहीं होती। कई ज्योतिषी इस पर बोलते हैं कि राहु की दृष्टि होती है, मानते हैं लोग, लेकिन सत्य यही है कि राहु की दृष्टि नहीं होती। न ही कोई घर निर्धारित है, न ही कोई राशि निर्धारित है कि जैसे अन्य ग्रहों की राशि निर्धारित हैं, जैसे बृहस्पति की मीन राशि है, धनु राशि है, बुध की मिथुन है, कन्या है, मेष वृश्चिक मंगल की है, सूर्य सिंह की है। राहु और केतु की कोई राशि निर्धारित नहीं है कि यह इनका अस्थायी राशि है, या यह चूंकि राशि ही निर्धारित नहीं है इसलिए उच्च और नीच की भी मान्यता लगभग नहीं है। फिर भी कई विद्वान राहु को मिथुन में या कन्या में, यहाँ भी मतभेद है, उच्च का मानते हैं, लेकिन बुध की राशियों में राहु थोड़ा बेहतर प्रभाव देता है, ये जरूर अनुभव में देखा गया है। काफ़ी बेहतर प्रभाव देता है ये देखा गया, क्योंकि राहु जो है वो बुद्धि युक्ति बल का प्रयोग करता है, बुध भी बुद्धि के कारक हैं। तो जब राहु बुध के साथ हों या बुध की राशियों में हो तो युक्ति बल को और इन्हेंस कर देते हैं, कई मामलों में बढ़ा देते हैं। स्थायी रूप से अगर मैं बात करूं कि राहु का क्या उपचार हो तो वो है मानसिक स्थिरता। जितना ज़्यादा व्यक्ति मानसिक रूप से सहज रहेगा, स्थिर रहेगा, उतना ही ज़्यादा वो उसको संतुलित करने में समर्थ होगा। इसीलिए अगर राहु कुंडली में नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं या राहु के प्रभाव से आप पीड़ित हैं और बुध अगर बहुत मजबूत है तो राहु का प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हर जगह राहु जो है वो बुद्धि को भ्रमित करेगा, नेगेटिव ऑरा क्रिएट करेगा। ये तो सामान्य चर्चा हो गई राहु के ऊपर। अब बात करते हैं कि क्या क्या होगा इनका लग्न राशियों के हिसाब से प्रभाव। जो मेरे नए दर्शक हैं उनको बता दूं कि मेरा जो यह राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तब आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। केवल राशिफल सुन करके कोई बड़ा निष्कर्ष ना निकालें। राहु के इस गोचर का प्रभाव सबसे अधिक तब होगा जब राहु की ही दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, जन्म के समय राहु उसी भाव में हो, और अगर कालसर्प योग भी हो कुंडली में तो फिर राहु का प्रभाव बहुत अधिक या पूरी मात्रा में देखने को मिलेगा। अन्यथा क्रमशः राहु का प्रभाव कम होता चला जाएगा। फिर भी 18 महीने तक रहते हैं, इसलिए कुछ न कुछ छाप छोड़ जाएंगे ही जाएंगे। और राहु से संबंधित जहाँ पे सावधानियाँ बरतने की बात करूँगा वहाँ उससे संबंधित सावधानी आप अवश्य बरतिएगा, चाहे दशा अंतर्दशा हो या ना हो। अब एक एक करके लग्न राशि के हिसाब से बात करते हैं कि क्या होगा प्रभाव आपकी लग्न राशि पर। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। राहु लग्न पर ही गोचर कर रहे थे 18 महीनों से, अब यह जो है इनका गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। द्वादश भाव में राहु को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि भटकाव उत्पन्न करेंगे, यात्राओं में कष्ट उत्पन्न करेंगे, अनावश्यक का धन खर्च होगा, दूसरों के ऊपर धन दिल खोल कर खर्च करेंगे। मतलब 1 रुपये करना है तो 10 रुपये कर देंगे कि नहीं और लो और लो। कई बार मतलब इसमें अक्सर ये देखा गया है कि हम बुद्धि का प्रयोग कम और उत्तेजना भावना भी नहीं होती इसमें, कोई बहुत प्रेम भाव से नहीं करते, बल्कि कई बार अनावश्यक दिखावे में और कुछ मामलों में जो है वो अनिर्णय की स्थिति में धन खर्च हो जाता है कि जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ भी धन खर्च कर देंगे। कुछ हद तक जीवन में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करेंगे यहाँ पर राहु। इसके साथ साथ आप कोई कल्पना करें, कोई चीज़ सोचें, कोई योजना बनाएं कि हम ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो धरातल पर जल्दी फलीभूत नहीं होता, उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, योजनाओं को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। या यूँ कहूँ कि कई बार कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा योजनाएं भी बनाते हैं, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा ना भी बनाए तो भी किसी शुभ कर्म की कोई योजना बनाते हैं तो वो जल्दी एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसमें कुछ न कुछ बाधा देखने को मिलेगी। कुंडली में अगर बृहस्पति की स्थिति खराब हो तो यह राहु अधिक नकारात्मक परिणाम आपको दे सकते हैं।
वृषभ वालों की बात करूं तो राहु एकादश में आ रहे हैं। अकेले एकादश के राहु एक तरह से एकादश भाव में राजयोग प्रदाता माने जाते हैं। मीन राशि में है, थोड़ी मस्ती और जो है वो का प्रभाव भी रहेगा काम को लेकर के। धन को लेकर के थोड़ी व्यग्रता बढ़ा देंगे, धन जल्दी प्राप्त हो और प्राप्त हो, उसको लेकर के प्यास। कई बार हम रास्ते भूल जाते हैं कि किस रास्ते से धन आ रहा है, बल्कि हम उसकी मात्रा से प्रभावित हो जाते हैं कि इतना पैसा आ रहा है, चलो कहीं से आ रहा है ले लेते हैं। तो उसके आय के स्रोत पर आप जरूर ध्यान दें, क्योंकि राहु की खासियत यह है कि जो राहु के समय में जो प्राप्तियां होती हैं, वो जब राहु का प्रभाव हटता है तो अक्सर वो फिर उसे ले जाता है बहा करके। तो थोड़ा सा अगर वो उसमें सुचिता हो, शुभता हो, जो धन प्राप्ति का स्रोत है, तो फिर कठिनाई उतनी आपको नहीं आएगी। कई लोगों को अप्रत्याशित आय प्राप्त हो, इसकी संभावना भी बनेगी, क्योंकि यहाँ पर राहु जो है वो बहुत कई स्रोत से धन देने में समर्थ होंगे। कर्म खूब करेंगे, ना थकने वाला प्रयास करेंगे इनकम को लेकर के। कहीं भी पैसे का मामला होगा तो आप थकेंगे नहीं, खूब प्रयास करेंगे, अथक प्रयास जो है इस दौरान आप करेंगे, उसमें काफ़ी वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर राहु का यहाँ पर आना शुभता देने वाला है, अच्छा है। बस धन के मामले में स्रोत को लेकर के थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए, और व्यग्रता को कम रखेंगे तो मन शांत रहेगा, बहुत विचलित नहीं होंगे। मिथुन जो लग्न राशि है वो बुध की है। जैसा मैंने पहले इंट्रो में भी कहा कि बुध की राशियों में राहु जो है वो थोड़ा सा अच्छा परिणाम देते हैं। दसम भाव के राहु को भी एक तरह से राजयोग कारक माना गया है। कर्म क्षेत्र में आपके राहु आ रहे हैं। कर्म क्षेत्र पर राहु का अकेले यहाँ होना आपको अपराजय स्थिति आपके लिए उत्पन्न करेगा। हालांकि बड़ा संघर्ष भी कराते हैं, करीबी लोगों से षड्यंत्र, ऊपर के लोगों से षड्यंत्र, नीचे के लोगों से षड्यंत्र भी खूब देंगे। राहु जो है ना वो छद्म षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर अपने कर्म क्षेत्र पर कुछ न कुछ परेशानियाँ आपको महसूस होंगी। गुप्त शत्रु परेशान करेंगे, कुछ न कुछ योजनाएं बनाएंगे, लेकिन उनसे भी ज़्यादा ताकतवर आप होकर के उभरेंगे। आप किसी भी तरह की बाधाओं को पार करने में समर्थ होंगे इस दौरान, किसी भी तरह की समस्याओं से निकलने में, किसी भी तरह के षड्यंत्र को बुद्धि के बल पर परास्त करने में समर्थ होंगे। खूब जनसंपर्क इस दौरान आपका बढ़े, ऐसी संभावना यह राहु बनाएंगे। खूब ख्याति भी इस समय आपकी होगी। शारीरिक बल की अपेक्षा आप बौद्धिक क्षमता पर, बुद्धि के बल पर अधिक आगे बढ़ेंगे और उसका प्रयोग भी आप अधिक करेंगे। तो कुल मिलाकर के यह बेहतर है। और एक से अधिक कार्य क्षेत्र में आप काम करें, कार्य का विस्तार हो, इसकी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कर्क वालों के लिए परम शत्रु हैं। कर्क राशि वालों की बात करूं अगर मैं, कर्क लग्न राशि, हमेशा ध्यान रखिए, कई बार बोलता हूं फिर भी शुरू में इंट्रो तब भी लोग पूछें कर्क राशि बोल दिए, लग्न नहीं बोले। लग्न भी राशि ही होती है, इसलिए आप कभी कंफ्यूज ना हुआ करें। तो कर्क वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके भाग्य स्थान पर राहु आ रहे हैं। आपके अंदर थोड़ी नास्तिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, धर्म के प्रति आस्था, उसमें रुझान में थोड़ी कमी आएगी। लोगों की मदद तो करेंगे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ स्वार्थपरता की भावना भी रहेगी, या यूं कहूँ कि करने के बाद कुछ फल की प्राप्ति हो, इसकी इच्छा भी उत्पन्न होगी। कार्य जो भी आप काम कर रहे हैं उसके बदलने की प्रवृत्ति इस समय खूब जोर मारेगी कि हम जो इसको कर रहे थे अब इसको करें, कार्य को बदलने की प्रवृत्ति। हालांकि ये ठीक नहीं होगा, भाग्य के दृष्टिकोण से नहीं है। भाग्य भरोसे काम करने से आपको बचना चाहिए, केवल जहां भाग्य का साथ हो उसमें आपको बचना चाहिए। कार्य क्षेत्र में अवरोध की स्थिति यह राहु बहुत हद तक उत्पन्न करेंगे आपके लिए। थोड़ी नकारात्मक स्थिति यहाँ पर राहु दे रहे हैं, बहुत पॉजिटिव सिचुएशन नहीं है। तो भाग्य भरोसे काम करने से बचें, कई क्षेत्रों में काम ना करें, कंसंट्रेट रहें। कार्य बदलने की अगर प्रवृत्ति इस दौरान उत्पन्न होनी शुरू हो जाए, जो राहु का गोचर है, तो कोशिश करें कि अति आवश्यक ना हो तो उसे ना बदलें। और अगर इसी समय राहु की दशा अंतर्दशा भी चल रही हो तो बिल्कुल ना बदलें। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और धर्म के पथ पर बने रहेंगे। अगर आप किसी को कुछ आप मदद करते हैं तो उसमें कोई स्वार्थ आपका ना जागृत हो जाए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंह वालों के लिए काफ़ी नकारात्मक स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि अष्टम में राहु आ रहे हैं। अष्टम में राहु सिंह वालों के लिए, या केतु या शनि, इन ग्रहों का आना अच्छा नहीं होता। राहु का आना बिल्कुल ठीक नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सचेत आपको रहना चाहिए। अगर कुंडली में यहीं से कालसर्प योग बन रहा हो, जन्म कुंडली में यहीं पर राहु हो या यहीं पर केतु हो,
जहाँ पर अब राहु का यह गोचर हो रहा है, तो आपको बहुत अधिक अपने सेहत को लेकर के सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे में अगर राहु की दशा अंतर्दशा भी चल रही हो तो राहु की वैदिक मंत्रों से राहु की शांति पूजा, महामृत्युंजय अनुष्ठान जरूर करा लें, क्योंकि यह सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आर्थिक लेन देन में आपको बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। अचानक अप्रत्याशित आय और उससे भी अधिक व्यय होने की संभावना इस दौरान बन जाएगी। कई बार आत्मबल में कमी महसूस करेंगे, आत्मबल को भी राहु यहाँ पर कमज़ोर करेंगे। तो कुल मिलाकर के यह ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से राहु की शांति पूजा, महामृत्युंजय का जप, आत्मबल में वृद्धि के लिए भगवान सूर्य के लिए गायत्री मंत्र का रेगुलर जप करें। आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतें और बहुत अधिक धन लगा करके कोई काम करने की प्रवृत्ति इस दौरान ना रखें, तभी ठीक रहेगा मामला। कन्या वालों की बात करूं तो यह सप्तम भाव में राहु आ रहे हैं। सप्तम भाव में राहु के आने के समय अगर जन्म के समय भी राहु यहीं पर हों तो, और या कालसर्प दोष यहाँ से बन रहा हो, तो ऊपरी बाधाएं बड़ी परेशान करेंगी। अनसीन एनर्जी जो है से आप परेशान हो सकते हैं। ऐसे में वन दुर्गा अनुष्ठान की सलाह दूंगा। वन दुर्गा या 10 महाविद्या का अनुष्ठान करवा डालिए गोचर के दौरान। अगर राहु की दशा अंतर्दशा हो तो जरूर करवाइए, नहीं हो तो भी सावधानी समर्थ हो तो करवा देना चाहिए। साझेदारी के कामों में सावधानी रखें। साझेदारी में पहले से काम चल रहा हो तो भी सावधान रहें, और नया काम इन 18 महीनों में साझेदारी में ना प्रारंभ करें, क्योंकि यह ठीक नहीं होगा। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी कटुता, रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट, या रिश्तों में थोड़ा भ्रम, या रिश्तों में थोड़ी अविश्वसनीयता पैदा होगी। जो है वो विश्वास घटेगा आपसी रिश्तों में, पति पत्नी के प्रेम संबंधों में विश्वास में कमी हो, ऐसी संभावना यह बनाएंगे। कई लोगों के जो है वो एक से अधिक संबंध, अन्यत्र संबंध, विजातीय संबंध या गलत लोगों से संबंध बनने की संभावना ये राहु उत्पन्न करेंगे। तो इन सारी जगहों पे थोड़ी अगर आप सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। और जैसा मैंने कहा कि साझेदारी इत्यादि में, आर्थिक मामलों में साझेदारी में कोई काम ना करें, लेन देन ना करें, कोई अपने बिजनेस में इन्वेस्टर ना लगाएं, इसका तो विशेष ध्यान आप इस समय रखें, नहीं तो उलझ जाएंगे। तुला वालों के लिए छठे भाव में राहु आ रहे हैं। छठे भाव में राहु का आना एक प्रकार से योगकारी है। यह बहुत नुकसान नहीं करेंगे। शत्रु खूब बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन परास्त्र भी होते रहेंगे। षड्यंत्रकारी शक्तियां अपना काम करेंगी, लेकिन विजय आपकी होगी, अंतिम विजय आपकी होगी। आप किसी भी समस्या से निकलने में समर्थ होंगे। गलत लोगों से थोड़ा दूरी बना करके रखें, क्योंकि उलझेंगे गलत लोग। विशेष करके अगर आपको पता है कि व्यक्ति गलत है, अच्छी प्रवृत्ति का नहीं है, खतरनाक प्रवृत्ति का है, और कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको आर्थिक मदद लेनी हो, तो भूल करके भी ऐसे व्यक्ति से आर्थिक हेल्प मत लीजिएगा, अन्यथा बड़ी परेशानी उत्पन्न होगी। तो कितनी भी इमरजेंसी हो, ऐसे लोगों से आर्थिक या किसी विशेष परिस्थिति में किसी प्रकार का मदद ना लें, अन्यथा जो मदद करने वाला व्यक्ति होगा वो आपके लिए बहुत घातक हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो कोशिश करें कि अपने बल पर चीज़ों को, अपनी युक्ति बल पर, अपनी कोई चीज़ घट बढ़ रही हो कर लें, लेकिन मैनेज कर लें। गलत लोगों से किसी भी प्रकार का सहयोग लेने से बचें और टकराने से भी बचें। सुख उपभोग की ओर प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी और उसे प्राप्त करने में आप समर्थ भी होंगे। तो यहाँ पर बहुत नकारात्मक प्रभाव देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और वृश्चिक वालों की बात करते हैं। पंचम में राहु आएंगे मीन राशि में। यहाँ पर इनका जो सार्थक परिणाम है वो है कूटनीति में, षड्यंत्र में, राजनीति में। मतलब जहाँ किसी काम को करने के लिए, विजय हासिल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको साम दाम दंड भेद सारी नीतियों को अपनाना पड़ता हो, उस दृष्टिकोण से राहु यहाँ पर योगकारी है। क्योंकि प्रवृत्ति जो है वो उसमें बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से किसी काम को अंजाम देने की होगी। राहु अगर यहाँ पर हों, परमानेंट कुंडली में अगर हों, तो ऐसा व्यक्ति झूठ बोल दे तो उसका पकड़ना असंभव है। आप पकड़ नहीं पाते। झूठ तो लोग झूठ बोलते भी हैं और आप पकड़ नहीं सकते। षड्यंत्र कर देंगे तो उनके षड्यंत्र से, उनकी बनाई हुई रणनीति से निकलना मुश्किल हो जाता है दूसरों को के लिए। तो राहु यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त युक्ति बल देंगे
बुद्धि बल देंगे। संतान के लिए ठीक नहीं है, संतान से वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो इसकी संभावना होगी। यात्राओं में खूब रुचि इस दौरान बढ़ेगी, यहाँ जाएं वहाँ जाएं प्रवृत्ति। शिक्षा प्रतियोगिता में जो है वो थोड़ी बाधा आएगी, मानसिक अस्थिरता रहेगी, कई लोगों को अनिद्रा की समस्या हो जाती है, मन थोड़ा बेचैन रहता है, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ता है, इसलिए नकारात्मक कार्यों में विजय प्राप्त हो जाती है क्योंकि एनर्जी उधर ज़्यादा रहती है। कोशिश करना चाहिए कि पॉजिटिव ऑरा रखें और चीज़ों से, क्योंकि कभी न कभी तो परिणाम आता है जो अपने किए हुए चीज़ों का, तो कोशिश करें कि उससे बचें और दूरी बनाकर रखें। लेकिन कुल मिलाकर अब राहु को, इसको आप योगकारी भी कह लें जिस तरह का आपका काम हो, और कुछ मामलों में परेशानी। हाँ, संतान को लेकर के ज़रूर सावधान रहें, अच्छी नींद लेने का प्रयास करें और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास आपको करना पड़ेगा, तभी जा कर के चीज़ें हासिल होंगी। धनु वालों की बात करूं तो आपके चतुर्थ भाव में राहु आ रहे हैं सुख स्थान पर। सुख स्थान पर राहु का आना अच्छा नहीं है। पारिवारिक जीवन में अस्थिरता बढ़ेगी, परिवार के लोगों से मानसिक पीड़ा पहुंचेगी, निराशा का बोध होगा कि हम इतना किए, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लेकिन कोई श्रेय आपको प्राप्त नहीं होगा। लोग आपसे काम, घर परिवार के लोग ले भी लेंगे, आप चाहे जान दे देंगे, लेकिन संतुष्ट नहीं रहेंगे और कुछ न कुछ निराशा का बोध इस कारण आपके मन में उत्पन्न होगा। कई बार वैराग्य बोध भी होता है। एक और कारण है, अभी जब केतु की बात करूंगा कि दशम में केतु आ जाते हैं, तो थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में कठिनाइयों के कारण, पारिवारिक जीवन में लोगों के सहयोग ना देने के कारण या उनकी शिकायतों से तंग आकर के कई बार निराशा का बोध आपको होगा। पारिवारिक जीवन में सुख में कमी महसूस करेंगे। जमीन जायदाद से संबंधित फैसले इस समय ना लें। अति अनिवार्य ना हो, एकदम अति अनिवार्य ना हो तो जमीन जायदाद इस दौरान ना खरीदें, अगले 18 महीनों तक के लिए रुक जाएं। जीवन लंबा है, अगर 18 महीने से पहले नहीं खरीदे तो इसी 18 महीने में क्यों खरीदना है, इस पर सोचना पड़ेगा। हालांकि प्रवृत्ति बड़ा जोर मारेगी कि बस अभी ले लेना है, लगेगा कि मतलब इससे ज़्यादा इमरजेंसी कुछ काम ही नहीं है। अब अभी इससे पहले नहीं आ रहा होगा, 30 अक्टूबर से पहले नहीं आ रहा होगा और संभव है कि मई 2025 के बाद भी ना आए, लेकिन इस दौरान बड़ा इच्छा जागृत होगी कि बस मकान तो अभी लेना है, फ्लैट अभी लेना है, प्लॉट अभी लेना है। तो लेकिन बेहतर हो कि आप बचें और अति आवश्यक हो तो अच्छे से मुहूर्त देख करके ही फिर आप लें, क्योंकि राहु का प्रभाव रहेगा और अगर राहु की दशा अंतर या प्रत्यंतर हो तो ज़रूर ना लें। अपने स्वयं के लिए श्वास से संबंधित समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं। थोड़ी बहुत भी समस्या हो तो ज़रूर आप अपना ध्यान रखें। हृदय और श्वसन तंत्र जो है आपका वो प्रभावित हो सकता है इस दौरान, तो उसका ध्यान रखें। माता की सेहत का ध्यान रखें। जो है वो कुल मिलाकर के बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर राहु उत्पन्न करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब बात करते हैं साथ जो है वो मकर वालों की। मकर वालों के लिए देख रहा हूँ कि ये तीसरे भाव में आपके आ रहे हैं। तीसरा भाव करीबी मित्र, भाई बहन, पराक्रम, पुरुषार्थ, किसी काम को करने के पीछे की प्रवृत्ति, उसके अंदर की ऊर्जा रहती है। राहु का यहाँ पर आना मीन राशि में छद्म लोगों से टकराएंगे आप। जो भी करीबी हैं उनसे धोखा का योग बनेगा। अपने लोग ही आपके साथ छल कपट कर देंगे। जिस पे बहुत भरोसा होगा वहाँ से चोट खा जाएंगे और अंतिम समय में कुछ न कुछ कठिनाई करीबी लोग उत्पन्न करेंगे। इस समय हार ना मानने की प्रवृत्ति आपकी रहेगी। किसी भी कठिन परिश्रम में, किसी भी कठिन परिस्थिति में जल्दी हार आप नहीं मानेंगे किसी भी चीज़ से। लेकिन ना मानने के बावजूद कई बार थकान और अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे अकेले में, अंदर अंदर। बाहर तो आपको कोई परास्त नहीं कर सकता और जूझेंगे भी और निकलेंगे भी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद कहीं अपनों की पीड़ा, अपनों के द्वारा छले जाने के कष्ट के कारण कहीं न कहीं भीतर से आप कमज़ोर आप महसूस करेंगे। कुटुंबी परेशान कर सकते हैं। बहुत भरोसा किसी पर ना करें और जो अति विश्वसनीय हो उन पर भी ना करें। जो भी काम करना हो सोच समझ कर करें, ताकि और दूर तक देख कर करें। पेपर वर्क ठीक रखें और बहुत उम्मीद किसी से ना पालें, अन्यथा कठिनाई होगी। वाद विवाद से स्वतः भी दूर रहें, क्योंकि कई बार यह प्रवृत्ति उत्पन्न कर देगा।
अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए दूसरे भाव में आ रहे हैं। दूसरे भाव में राहत बेहद नकारात्मक परिणाम देते हैं। धन संबंधी मामलों में बहुत सावधान आपको रहना चाहिए। आर्थिक लेन देन से में आप खूब बच कर रहें और दूरी बना करके रखें। बचत करने के लिए विशेष प्रयास आपको करना होगा। उतावलेपन में लिए हुए अधिकांश निर्णय गलत होंगे। अपना बचत सेविंग के द्वारा इकट्ठा किया हुआ पैसा किसी भी हाल में किसी नए कार्य व्यापार में ना लगाएं। इस दौरान लगाना भी हो तो 10% लगाएं। 1 लाख रुपए आपने रखा है, 10,000 रुपये का लगा लीजिए। हालांकि जुआ खेलना ही होगा। 1,000-2,000 की प्रॉफिट हो जाए तो हो जाए, नहीं तो फिर दोबारा नुकसान हो जाएगा, तो भयंकर हानि की स्थिति उत्पन्न होगी। तर्क शक्ति खूब बढ़ी चढ़ी रहती है। जुबान कई बार कड़वी हो जाती है। गलत बोल करके अपने लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं, अपने संबंधों को खराब कर सकते हैं। पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ न कुछ मानसिक अशांति उत्पन्न होती है और विशेष करके उसका सबसे बड़ा कारण धन होगा। आर्थिक चिंताएं परेशान आपको कर सकती हैं। मानसिक चिंता इस दौरान बढ़ेगी। उपचार स्वरूप गणेश जी के बीज मंत्र का रेगुलर जप, माँ लक्ष्मी की आराधना, माँ लक्ष्मी को सफ़ेद सुगंधित पुष्प शाम को चढ़ाना शुरू करें। ऑरा पॉजिटिव रहे इसके लिए खूब पानी का सेवन करें, थोड़ा योग मेडिटेशन करें और जो है वो जैसा मैंने कहा कि आर्थिक फैसले बड़े ना लें और वाणी तोल मोल कर बोलें, सोच समझ कर बोलें ताकि बेहतर रहे। मीन वालों की अगर मैं बात करूं तो मीन वालों के लिए लग्न में ही राहु आ रहे हैं। शुभता में कमी आएगी, व्यक्तित्व प्रभावित होगा, ऑरा निगेटिव होगा। जन्म कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत होंगे तो भी 10-20% असर ये छायाग्रह डाल देगा आपके ऊपर। एक हल्की काली छाया जैसे पड़ जाती है वैसे पड़ जाती है। नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए आपको इस पर काम करना पड़ेगा। अभी जो कुंभ में बता रहा था, ऑरा पॉजिटिव करने का बेस्ट तरीका है मेडिटेशन। जो जला लीजिए भगवान शिव के नाम से, ओम उच्चारण से, गणेश जी का बीज मंत्र सर्वोत्तम राहु केतु के प्रभाव में। साउंड लगा लीजिए, नहीं बोल सकते, और उसके साथ ध्वनि करते हुए 10 मिनट 15 मिनट काउंट मत करिए। 10 20 25 50 के काउंट के चक्कर में मत पड़िए। जितना देर तक ध्यान लग सकता है खूब अच्छे से उच्चारण के साथ, कमरा बंद, हल्का साउंड जो जला लीजिए भगवान के समक्ष, जो भी जिस ईश्वर की आराधना करते हो, और उनके नाम के साथ मेडिटेट करिए। पानी खूब पीजिए, हरी घास पर टहलिए और आप काम करिए। निगेटिव थॉट्स मत आने दीजिए। रात में कोशिश करिए समय से सो जाएं। हैवी फूड मत ना लें जो सुपाच्य ना हो। ऐसी चीज़ों से अगर बचते हैं तो ऑरा पॉजिटिव होगा, अन्यथा बड़ा परेशान करेगा। अनिद्रा और बेचैनी की समस्या बढ़ेगी बहुत से लोगों में। संतान और पत्नी से चिंता बढ़ेगी, मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी। शुभता में कमी आएगी, इसलिए अधिकांश कामों में बाधा महसूस करेंगे। किसी भी इंटरव्यू, प्रतियोगिता, कहीं काम, कोई प्रोजेक्ट, वहाँ पर आपको थोड़ी निगेटिव थॉट्स आएंगी। युक्ति बल का खूब प्रयोग करेंगे, बुद्धि खूब लगाएंगे। मतलब एक काम को करने के लिए 10 तरह से उपाय करने का आप प्रयास करेंगे, लेकिन उसमें से संभव है कि 8 से 9 में असफलता प्राप्त हो। बेहतर होगा कि स्थिर भाव से काम करें, सोच समझ कर काम करें, नए कामों में हाथ ना डालें। और जैसे मैंने कहा कि ऑरा पॉजिटिव हो, ऑरा के ऊपर मेरा एक वीडियो है मेरे चैनल पर, उसको आप देखें। उस पर आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑरा पे प्रभाव डाल देगा। चोट चपेट और स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने की भी कुछ हद तक यह संभावना यह राहु बनाएगा। तो राहु का गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है। यह था राहु के गोचर का संभावित प्रभाव, जो 18 महीनों तक आपके ऊपर प्रभाव डालने में समर्थ है। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।